सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में बात उस पूरे जांच की जो कि अब अदालती हो गई है, उस आरोप प्रत्यारोप की जो अब अदालत में अदालती कसौटी पर खरे उतरेंगे या नहीं, यही बताएगा कोर्ट। क्योंकि आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं कि कोर्ट की कसौटी पर कौन खरा उतरा है। आरोप लगाना एक बात है और उन्हें साबित करना दूसरी बात है। मीडिया में बोलना एक बात और वही बात कोर्ट में बोलना दूसरी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ी बड़ी बातें कहना, बड़े बड़े आरोप लगाना सियासत की आदत रही है, लेकिन अगर वही बात अदालत में साबित करनी पड़ जाए तो कई बार पसीने छूट जाते हैं। फिलहाल नवाब मलिक ने जो आरोप वानखेड़े के परिवार पर लगाए, उन्हें लेकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े अदालत पहुंचे। पहले दिन कोर्ट ने दोनों पक्षों से कह दिया कि हलफनामा दीजिए। नवाब मलिक से कहा कि आप हलफनामा दीजिए कि उनके आरोप सत्य हैं। ज्ञानदेव वानखेड़े से कहा कि आप हलफनामा दीजिए कि नवाब के आरोप झूठे हैं। आज दोनों पक्ष हलफनामा लेकर पहुंचे। अब वानखेड़े परिवार यह साबित करने में जुटा है कि वो हिंदू हैं और किस तरह उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए और किस तरह से पूरे मीडिया में उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए, जबकि नवाब मलिक के सामने वानखेड़े परिवार को मुसलमान साबित करने की चुनौती है। अब बात अदालत में है तो कोई सिर्फ बयान देकर बचकर नहीं निकल सकता है। अगर वानखेड़े का दावा सच साबित होता है तो नवाब मलिक मानहानि के दोषी साबित होंगे और कोर्ट में झूठ बोलने की बात भी साबित होगी। आखिर कोर्ट में हलफनामा जो दिया है, ऐसे में नवाब के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ अगर नवाब मलिक का दावा सच साबित होता है तो मुश्किल वानखेड़े परिवार के लिए होगी। मसला सिर्फ उनकी जाति धर्म तक का नहीं रहेगा, समीर वानखेड़े की नौकरी तक सवाल उठेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल महाभारत में कि आखिर अदालत की मेज पर किसके दस्तावेज सही हैं, कोर्ट की कसौटी पर कौन खरा है, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक या समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि पहले अंडरवर्ल्ड की जमीन, अब मस्जिद की जमीन, यही आरोप लगे हैं नवाब मलिक पर। ड्रग्स केस वाला क्रूज पानी में था, लेकिन सियासी जंग जमीन पर हो रही है। अब ये जमीन की लड़ाई किसकी सियासी जमीन खिसकाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र में जमीन पर जोरदार वार पलटवार हो रहे हैं। पहले बात अंडरवर्ल्ड की जमीन थी, अब मस्जिद की जमीन पर आ गई है और निशाने पर है नवाब मलिक। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जमीन सौदे के आरोप लगाए थे। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने दाऊद के 2 गुर्गों से औने पौने दामों में जमीन खरीदी। अब एक दूसरी जमीन से जुड़े आरोप नवाब मलिक पर उछाल दिए गए हैं। पहले अंडरवर्ल्ड की जमीन बचाने के लिए नवाब मलिक ने वो जमीन खरीदी और अब आरोप लगाए गए हैं कि वो अल्पसंख्यक समाज की जमीन अपने रिश्तेदारों को देने का काम कर रहे हैं। ये आरोप लगाए महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने। दरअसल पहले नवाब मलिक ने ही हाजी अराफात शेख पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हाजी अराफात का भाई नकली नोटों के खेल में शामिल था, जिसे बचाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। अब हाजी अराफात कह रहे हैं कि मलिक ने जुम्मा मस्जिद में 9 करोड़ का घोटाला किया। हाजी ने कहा कि यह सबूत मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दूंगा, ईडी को दूंगा। और आपको याद है कि ईडी कैसे पुणे में छापेमारी की कार्रवाई पहले से ही कर रही है। यहां तक कहा कि नवाब मलिक नया साल जेल में मनाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले अंडरवर्ल्ड की जमीन और अब मस्जिद की जमीन के आरोपों में घिर गए हैं नवाब मलिक। सवाल यह कि कहीं गलती तो नहीं कर बैठे हैं नवाब मलिक पर जिस तरह से आरोपों की बरसात हो रही है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि कहीं नवाब मलिक गलती तो नहीं कर बैठे। पहले खुद नवाब मलिक ने इतने आरोप लगाए, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इतने किरदार खड़े किए, अब वही किरदार नवाब के लिए गले की फांस बन रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस से नवाब कतई अलग थे, वो अलग थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो आरोपों की फहरिस्त लेकर कूद पड़े। पहले समीर वानखेड़े, उनके परिवार पर आरोप लगाए और अब उनका परिवार नवाब मलिक को कोर्ट तक ले गया है। इसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए तो देवेंद्र फडणवीस ने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से खरीदी गई जमीन के पेपर लाकर रख दिए। मोहित कंबोज पर आरोप लगाए तो उन्होंने नवाब का कनेक्शन ही क्रूज केस से जोड़ दिया। इसके बाद नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई नाम सामने लाकर उन पर आरोप मढ़े। अब वो सब नवाब मलिक को लेकर एक के बाद एक नया खुलासा कर रहे हैं। हाजी अराफात ने वक्फ की जमीनों को लेकर आरोप लगाए। हैदर आजम ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लिंक आईएसआई से जोड़ दिए। यानी जिस पर भी नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं, उसने नवाब मलिक को लेकर बड़ा खुलासा किया, पलटवार किया और गंभीर आरोप मढ़ दिए, जो नवाब मलिक के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल उठता है
कि इस मामले में एंट्री लेकर कहीं नवाब मलिक गलती तो नहीं कर बैठे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रोज करते थे वो उन पर भारी तो नहीं पड़ गई। और आज महाभारत में क्रूज ड्रग्स केस की जांच ने कैसे पकड़ी रफ्तार, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश हुए। अभी भी एनसीबी की एसआईटी के सामने आर्यन खान सवालों के जवाब दे रहे हैं। आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होने के लिए पहले कहा गया था, आर्यन की तस्वीरें दिखाइए, और आर्यन खान को पहले कहा गया था, लेकिन 2 बार कहने के बाद भी वो नहीं आए थे, उन्होंने खराब तबीयत का हवाला दिया था। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, उनकी हाजिरी का दिन था एनसीबी में, तो पहले हाजिरी लगाई और उसके बाद अब वो एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। और इस पूरे मामले में किस तरह से एनसीबी की जो एसआईटी है वो जांच को आगे बढ़ा रही है, यानी कि ड्रग्स के जो तार हैं वो खंगालने का काम अभी भी आगे बढ़ रहा है, वो एनसीबी की एसआईटी कर रही है। और इसीलिए आज आर्यन खान एनसीबी की एसआईटी के सामने पहुंचे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, और एनसीबी की एसआईटी को लगता है कि कई और तार वो जोड़ सकती है अभी भी इस पूछताछ के जरिए। वहीं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बयान किया, क्योंकि उनकी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपने रिपब्लिक भारत पर देखी। उन्होंने कहा कि इस पूरी जांच में 7 गवाह शामिल किए गए हैं, प्रभाकर सैल का बयान भी दर्ज किया गया है, उस पूरे क्राइम सीन का दौरा किया गया है जहां पर ये क्रूज ड्रग केस आगे बढ़ा। हमें कई पुख्ता सबूत मिले हैं, कह रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह, और कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि पूरी जांच से वो संतुष्ट है और इस जांच में कई बड़े खुलासे लेकर वो सामने आएंगे, इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब समझिए, विजिलेंस की जांच अलग है, एसआईटी की जांच अलग है, लेकिन सब जांच इस ड्रग्स केस को सुलझाने के लिए लगी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ड्रग्स के केस ने आज एक बार फिर से कैसे रफ्तार पकड़ी है। डाकाओं के कहने से नवाब मलिक डर जाएगा, नवाब मलिक किसी से डरने वाला नहीं। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसके ऊपर आपको यहाँ से घसीटते हुए लेके जाने वाले हैं। जो करेंगे वो भरेंगे। के दामा जो ड्रग के केस में जेल के सलाखों के पीछे 8 महीने से अधिक समय भीतर रहे हैं, वे भी अब मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। तो आपने सुना कि आज एक तरफ आर्यन खान की पूछताछ चल रही है एनसीबी की एसआईटी के सामने, वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के आरोपों के चलते जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, मानहानि की सुनवाई हो रही है, ज्ञानदेव वानखेड़े के मामले पर सुनवाई हो रही है, उससे बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक से कोर्ट के तीखे सवाल सामने आए हैं। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी, दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। पुष्टि का मतलब अंधे आरोप लगाना नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। सलोनी को जोड़िए हमारे साथ, सलोनी जुड़ रही है सीधे मुंबई से हमारे साथ। उन्होंने कहा आरोप लगाना सही नहीं है, दस्तावेज जारी करने से पहले ध्यान क्यों नहीं रखा, आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, यह कहा गया है। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से आज नवाब मलिक को कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कोई आम आदमी नहीं है, आप बड़े मंत्री हैं, किसी भी तरह के दस्तावेज रखने से पहले आपको उन्हें जांच पूरी तरह से कर लेना चाहिए था। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। सीधे सलोनी के पास जाऊंगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं सलोनी। नवाब मलिक के लिए एक तरह से ये तीखे सवाल जो कोर्ट ने पूछे, क्योंकि नवाब मलिक ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन उन आरोपों की सत्यता क्या है, ये कौन जांचेगा? देखिए सुचरिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जब समीर वानखेड़े के पिता कोर्ट में गए तब अब हलफनामा दायर किया गया 3 पेजेस का नवाब मलिक की तरफ से। इससे पहले आपने देखा होगा, पहले समीर वानखेड़े को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, उसके बाद अलग अलग नामों को लेकर उन्होंने रोज ही बयान दिया है, रोज ही वो मीडिया के सामने आए, रोज ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ शेयर किया है। महत्वपूर्ण पद पर हैं, सरकार में मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी ये है कि जब वो कुछ भी बोलें तो जनता उनकी तरफ देखती है, उनका एक आधार है, लोग उनको सीरियसली लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की रोज बयानबाजियां होंगी, बार बार ये
कहा गया समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से भी और समीर वानखेड़े की तरफ से भी कि अगर उन्हें कुछ समस्या, उनको कुछ डाउट्स है तो एक हलफनामा दायर करें, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? सुचरिता, ये अपने आप बताता है कि कितनी गंभीरता से वो बातें बोल रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी बातों की वैल्यू क्या है ये उन्हें खुद पता है। नहीं तो वो पहले ही हलफनामा दे देते, कोर्ट चले जाते। अगर किसी से उन्हें लग रहा है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फेक है, तो वो कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मीडिया को चुना और सोशल मीडिया को चुना। और यही वजह है कि कोर्ट ने आज साफ तौर पर ये कहा, ये सवाल पूछा कि आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उसकी क्या सत्यता है, इसकी जांच करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट, जो उनका उसका मैरिज सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े का, उसको लेकर बात की, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बात की, लेकिन बाकी और बहुत सी चीजें, सौदेबाजी का उन्होंने आरोप लगाया, किडनैपिंग का आरोप लगाया, रैंसम का आरोप लगाया, इन सारी चीजों को हवाई तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। और यही वजह कि कोर्ट ने फटकारा एक तरह से, एक तरह से सवाल किया कि जब आप कुछ शेयर कर रहे हैं, आप मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, आप कुछ शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, आपके समर्थक होंगे। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बना है, उस ओहदे तक पहुंचा है, तो उसके समर्थक है, लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। और अगर इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी आपने इतने हल्के बयान दे दिए, आपने इस पूरी जांच में कितने नामों को, आपको याद होगा सुचरिता, अलग अलग नाम नवाब मलिक रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते थे। एक बार मैं जल्दी से दिखा देती हूँ सलोनी, क्योंकि आप बता रही हैं नवाब मलिक के उन आरोपों के बारे में। आज कोर्ट में क्या बातें रखी गई हैं पहले ये दिखा देते हैं, क्योंकि कोर्ट ने आज जिन सख्त शब्दों में बातें कही हैं वो क्यों कही हैं। नवाब मलिक की तरफ से कोर्ट में कहा गया, नवाब मलिक ने कोर्ट में हलफनामा रखा और उस हलफनामे के मुताबिक उनका कहना था कि जो बातें हमने कोर्ट में रखी हैं या फिर जो बातें हमने वानखेड़े परिवार के बारे में रखी वो सत्य है। जन प्रमाण पत्र को हमने वेरीफाई किया, ये कह रहे थे नवाब मलिक। उन्होंने कहा जन प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड बीएमसी के पास है, क्योंकि इस प्रमाण पत्र को, जिसमें उन्होंने समीर दाऊद वानखेड़े कहा था, लेकर सवाल उठे थे और मानहानि का मामला हुआ। निकाहनामा पहली पत्नी के रिश्तेदार से मिला है, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा। उन्होंने कहा लगाए गए आरोपों पर मैं कायम हूं। ये बातें उस हलफनामे में जो उन्होंने कोर्ट में दायर किया, वानखेड़े की याचिका खारिज की जाए, ये नवाब मलिक ने कहा। अब सुनिए, इस पूरे मामले में मैं आपको ये दिखाऊं कि क्या कहा वानखेड़े परिवार ने। उससे पहले एक बार फिर बता दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमें रिश्तेदार से मिले, ये हमें कागजात मिले, हमने वो सब रख दिए। इसी पर कोर्ट ने कहा कि आप मंत्री हैं, आपको वेरीफाई करके चीजें रखनी चाहिए थी। आप कोई आम आदमी नहीं है, आपकी इसीलिए जिम्मेदारी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में ज्ञानदेव वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े के पिता के वकील ने क्या कहा? उन्होंने कहा दस्तावेजों में दाऊद नाम सुधारा गया था, क्योंकि वो दस्तावेज हमने आपको दिखाए भी हैं। उन्होंने कहा नाम अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं, वो एक नहीं है, आप जरा उसे गौर से देखिए। ये उनके वकील ने कहा समीर शब्द कैपिटल लेटर में लिखा गया है। उन्होंने कहा समीर बोल्ड में लिखा गया, उनके पास मूल जन प्रमाण पत्र नहीं है। यह भी उन्होंने कहा कि यह मूल प्रमाण पत्र, जो जन प्रमाण पत्र है, वो नहीं है। उन्होंने एक फोटोकॉपी को कैसे सत्यापित करा दिया, यानी एक फोटोकॉपी को आपने दिखा दिया और कहा यह सत्य है। उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा जन प्रमाण पत्र पर नाम सुधार का नोट लिखा गया है, यानी कि आपने देखा एक एस्टेरिक्स बनाया गया और लिखा गया कि यह है सही नाम, ये जो ऊपर लिखा है गलत है, मेरी मर्जी के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी नहीं थी, आपने मुझसे पूछा नहीं और आपने जन प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर डाल दिया। निकाहनामा सरकारी नहीं, एक प्राइवेट दस्तावेज है, आप उसे कैसे सोशल मीडिया में डाल सकते हैं और कैसे लोगों के सामने रख सकते हैं? जन प्रमाण पत्र का सवाल है तो आरटीआई हो सकती है। उन्होंने कहा आप आरटीआई करते, आपने इसको साझा कर दिया और लोगों के सामने रख दिया है, ये उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह से आपने मेरी जो एक प्रिवेसी है, मेरी प्रिवेसी का उल्लंघन किया है और आपने लोगों के सामने रख दिया। वहीं ये तो आज कोर्ट में घटा है, उसी पर मैंने आपको बताया कि अदालत ने कैसे उस पूरे मामले में अपनी बातें रखी हैं। मैं एक बार अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करन सिंह भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता हाजी अराफात शेख, जिन्होंने आरोप लगाया आज नवाब मलिक पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी थोड़ी देर पहले, और मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार कर लेती हूँ किशोर जी आपसे और हाजी अराफात से, क्योंकि आज बहुत आरोप लगाए गए और हाजी अराफात ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हाजी साहब आपने आरोप लगाए और कहा कि देखिए किस तरह से पहले तो अंडरवर्ल्ड की जमीन की बात हुई, अब आपने मस्जिद की जमीन भी हड़पने की बात कर दी। मुझे ये बताइए कि ये आरोप आप भी कहीं वैसे ही आरोप तो नहीं लगा रहे हैं जिस पर फटकार पड़ी है नवाब मलिक को कोर्ट से? सोच समझकर आरोप लगाइए हाजी साहब। देखिए जी, आज जो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर जितनी बात के विद एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। मैं कोई नवाब मलिक जैसे
डब्बा बाटली भंगार वाली बात नहीं करता हूँ। महाराष्ट्र की जनता देख रही, मैं एक जिम्मेदार पद पे रह चुका हूँ, अल्पसंख्यक आयोग का मैं काम कर चुका हूँ। मुझे महाराष्ट्र की जनता का पूरी तरीके से रोष पता है कि महाराष्ट्र की जनता 2-2.5 साल के अंदर अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज, इनकी क्या समस्या है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सारे एविडेंस, ये पूरे सारे एविडेंस मैंने आज पूरे मीडिया के सामने दिया। किस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक जी ने कहा था कि मैंने मंत्री बनने के बाद किस तरीके से अल्पसंख्यक का जो सबसे बड़ा खाता जो है उनके हाथ में है और उसमें वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसके अंदर पूरा मैं सीधे तरीके से पूरा उसको किस तरीके से मैं ठीक करने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहला ये कहा कि आपने सबसे पहली शुरुआत जो की जो झूठ से, वो झूठ ये रहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक सीईओ को बिठाया, अनीश शेख को, और वो अनीश शेख रिटायर ऑफिसर है, जबकि महाराष्ट्र की घटना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लॉ में कहीं पे भी बैठता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ये सवाल आपसे, वक्फ बोर्ड ने भी उसके ऊपर, इसीलिए हाजी साहब मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप पर आरोप लगे, फिर आप काउंटर आरोप लगाने आए, तो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले आ जाते आप ये आरोप अगर गड़बड़ी कर रहे थे नवाब मलिक, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। किशोर तिवारी जी वो कह रहे हैं दस्तावेजों के साथ आए, हम बिना दस्तावेजों के नहीं रख रहे हैं चीजें। देखिए, एक पिछले महीने से चल रहा है हाँ। जिसका नाम घसीटा जाता, वो जो घसीटा उसके खिलाफ में आरोप करता है हाँ। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जिनके भी पास जितने सबूत है, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी अपॉइंट की है, वहां लाके दे दे। मैं हाजी को कहता हूं कि तुमने जो आरोप लगाए उसको मेरे मुख्यमंत्री गंभीरता से लेंगे। अभी आप समझ लो कि ये हमाम में सारे नंगे नजर आ रहे हैं। एक इसके और कैसा लगता है कि कोई पावर दलाल और पावर ब्रोकर्स और सब पार्टी के अंदर पूरे दलालों का राज चल रहा है। हाजी साहब, जो कुछ भी हो रहा है, और आपने जो लैंग्वेज वापरी की, आदमी भनगार बेचता था तो इसका दिमाग भनगार हो गया, ये सब चीजें टालनी चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीनियर लीडर्स बीजेपी के भी आ जाए और सीनियर लीडर राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी आए और ये अपने अपने कपड़े फाड़कर ये बताना चाहते हैं कि सारे लोग करप्ट है। इससे भी नहीं, पूरे भारत में महाराष्ट्र किशोर जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी सर। किशोर जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये लोग अब आ रहे हैं जब आरोप लग रहे हैं। सर, आप पर भी कोई घर पर पत्थर मारेगा तभी आप बाहर आएंगे ना घर से निकलकर, उससे पहले तो नहीं आएंगे। आपने पत्थर मारा तो दूसरा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर आपको मारने आएगा, हाथ में उसके भी पत्थर होगा। वही हाजी साहब कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि कौन किस वजह से पत्थर मार रहा है, उसकी जांच हो रही है, बस ये है, ये छोटी सी बात ये है। आपने अब आपके नेता आरोप लगाते जा रहे हैं, तो कोर्ट ने भी कह दिया सर कि जांच पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इश्करन, मैं गलत कह रही हूँ? एक मिनट इश्करन के पास जा रही हूँ। इश्करन, आप तो वकील, आप तो कानूनी भाषा अच्छी तरह समझते हैं। ये तो साफ हो गया कि सब कांच के घर में रह रहे हैं। हाँ सर, मैं तो कह रही हूँ सब कांच के घर में रह रहे हैं। मैं प्रमाण दूंगा। हाजी, तुम कहते तुम कांच के घर में नहीं रह रहे। ठीक है, एक मिनट मैं इश्करन मैं जरा सवाल एक बार स्पेल आउट कर दूं। एक मिनट किशोर जी, मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट में जब कोर्ट ये कहता है आप मंत्री हैं, आप वरिष्ठ पद पर हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो कोर्ट क्या कह रहा है? इश्करन, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल आपके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स है, आपके ऊपर, बिकॉज आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप कोर्ट जाते। जैसे कि मैं एक बात पे करता हूँ, बहुत चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। नवाब मलिक ने जो एक्स सीएम पे कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक्स सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट समीर वानखेड़े नवाब मलिक अच्छा किशोर जी, बात रखने दीजिए ना। देखिए, वो वकील हैं, वो बातें कुछ दो बातें कहेंगे तो हमें ही हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा। कानूनी बात कर रहे हैं वो, सुन लीजिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, समीर वानखेड़े का परिवार जो कोर्ट में गया है, वो समीर वानखेड़े का परिवार जो कोर्ट में गया है, अरे भाई आप हैकल करना बंद कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, मैं आपके ऊपर चिल्लाऊंगा, आप मेरे पे चिल्लाएं, कैसा अच्छा लगेगा? आप आराम से सभ्य डिबेट कर लीजिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक केस हाईकोर्ट के सामने है जो वानखेड़े परिवार ने हाईकोर्ट के सामने डाला, तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, उनको अपने पे विश्वास है, वो कोर्ट गए।
नवाब मलिक कोर्ट नहीं गए। अगर जो नवाब मलिक ने एलिगेशन लगाई हैं वो एक भी सच निकले तो समीर वानखेड़े की नौकरी भी जाती और क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता। पर वो मंत्री होने के बावजूद उन्होंने लीगल प्रोसीजर नहीं लिया, उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, कोर्ट नहीं गए, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की। अब आप किसी के ऊपर बयानबाजी करते हैं, उसको डिफेम करते हैं तो वो कोर्ट जाता है। तो तभी हाईकोर्ट ने बहुत सीरियस सवाल पूछा कि आप एक मंत्री हैं, आप एक सीनियर पद पे बैठे हैं, आप ऐसे ही कुछ भी ट्विटर पे डाल देंगे, आप ऐसे ही कुछ भी एलिगेशन कर देंगे, आपके पास तो शक्ति है, आप तो लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें जो सामने आई और जजमेंट रिजर्व हो गई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात ये आएगी कि हाईकोर्ट इसको किस फैसले में लेता है मैं एक बार और कैसे असगर जी आपके पास आ रही हूँ, शिवम के पास भी जाऊंगी, बहुत दिनों बाद महाभारत में जुड़ रहे हैं शिवम, आज मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार एक जानकारी साझा कर देती हूँ अपने दर्शकों के साथ। आज कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में जो समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से कहा गया कि अगर मैं समीर वानखेड़े हूं तब भी मेरी निजी जिंदगी है। उन्होंने, उनके वकील ने अपने बेटे की तरफ से बात रखी है, उनके बेटे की तरफ से, कि अगर मैं समीर वानखेड़े भी हूं तो भी मेरी एक निजी जिंदगी है। सरकारी अधिकारी की भी निजी जिंदगी होती है, उसकी एक प्राइवेट लाइफ होती है। नवाब मलिक ने मुझे दाऊद कह दिया, यानी कि ज्ञानदेव वानखेड़े को दाऊद कह दिया। मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव है, ये उन्होंने आज कोर्ट में रखा उनके वकील की तरफ से। मुझे मुसलमान क्यों कहा गया? वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी जाति धर्म पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा मैं एससी में महार जाति से आता हूं, ये भी ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से कहा गया। मेरी पत्नी के निधन से पहले वो हिंदू धर्म में आई, वो हिंदू बनी। दुबई जाने को लेकर एक झूठा ट्वीट किया गया क्योंकि दुबई वो गए नहीं, तस्वीरें साझा कर दी गई। वो मुंबई एयरपोर्ट लाउंज की तस्वीरें हैं जिन्हें ग्रैंड हयात दुबई बता दिया गया। ये सब बातें आज कोर्ट में रखी गई। समीर के एनसीबी ज्वाइन करने के बाद से मैं दुबई गया ही नहीं, ये तस्वीरें आपने साझा कर दी। वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कोर्ट में कि आपने क्या समझकर ये हमारी प्राइवेट लाइफ यानी कि निजी जिंदगी को आपने लोगों के सामने रखा। सितारों के साथ मालदीव में वसूली के लिए होना आपने कयास है और आपने कयास उतारने शुरू कर दिए सोशल मीडिया में सच बताकर। समीर को निशाना बनाने के लिए परिवार को घसीटा गया, ये कह रहे हैं ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि आपने किस तरह से हमारी निजता को लोगों के सामने इस तरह से खोल कर रख दिया है। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि एक तरफ जहां अदालती मामला चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की जांच भी चल रही है। बड़ी खबर जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। करीब 1 घंटे से आर्यन खान से पूछताछ जारी है। आरएएफ कैंप में आर्यन खान से पूछताछ हो रही है। एनसीबी की एसआईटी कर रही है आर्यन से पूछताछ। जी हां, आर्यन खान आज सुबह पहले एनसीबी दफ्तर गए थे क्योंकि आज शुक्रवार था, हाजिरी लगाई उन्होंने, और उसके बाद अब पिछले 1 घंटे से वो आरएएफ कैंप में है जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एनसीबी की एसआईटी जो कि अब आर्यन ड्रग क्रूज मामले सहित 6 और मामलों की, ड्रग्स के मामलों की जांच कर रही है। वहीं पर इस वक्त आर्यन खान है और तकरीबन 1 घंटे से इस वक्त आर्यन खान वहीं पर है। मैं आज आपको बता देती हूं कि आज हुआ क्या है। आर्यन खान आज एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आर्यन खान के एनसीबी दफ्तर पहुंचने की है। एनसीबी दफ्तर पहुंचे और बेल शर्तों के मुताबिक उन्हें हाजिरी लगानी थी। हर शुक्रवार उन्हें आना होता है। आज हाजिरी का दूसरा शुक्रवार था। पिछले शुक्रवार भी हुआ आए थे, इस शुक्रवार भी हुआ है। तकरीबन 1:45 पर वो पहुंचे, हस्ताक्षर कर निकले, यानी कि अपनी हाजिरी लगाकर कि मैं मुंबई में हूं, वहां से निकले। एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं रोका और अब पता चल रहा है क्यों नहीं रोका, क्योंकि उन्हें एक दूसरी लोकेशन पर एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्योंकि एनसीबी एसआईटी ने उन्हें पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त वो सेहत का हवाला देकर नहीं आए थे। आज वो पहले एनसीबी दफ्तर गए, वहां उन्होंने हाजिरी लगाई और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं एनसीबी, अब वो पहुंचे एसआईटी के पास, वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे से उनसे पूछताछ जारी है। मैं शिवम आपके पास आ रही हूं। एक तरफ आर्यन से पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालती भी है जिसके बारे में इश्करन समझा रहे थे हमें। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि ड्रग्स क्रूज को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं कि रोज पलटवार हो रहा है। अब जो आरोप लगाता है उसे पलटवार का भी तो सामना करना पड़ेगा। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले इस देश को और रिपब्लिक भारत के दर्शकों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर नवाब मलिक के पास रत्ती भर भी कुछ होता समीर वानखेड़े के खिलाफ तो उनको कुछ नहीं करना था, कोर्ट भी नहीं जाना था, एफआईआर भी नहीं करना था, कुछ नहीं करना था।
आईपीएस जो है रिपोर्ट करता है डीओपीटी को, डीओपीटी जो बॉडी है वो वहां पर जाकर बस एक एप्लीकेशन डाल देते, जैसा ईश्वरन ने कहा, उनकी नौकरी भी चली जाती है और बहुत सारे चार्जेस बाय डिफॉल्ट ही फ्रेम हो जाते हैं। तो उन्होंने आज तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं, क्योंकि वो रोजगार की इंक्वायरी हो रही है, बोलने दीजिए किशोर जी, आप उसके बाद बोलिए ना सर। किशोर जी टीवी में देखकर आप 70 साल के लगते हैं, किशोर अवस्था से कब बाहर निकलेंगे? मैंने नहीं बोला ना जब आप बोल रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोजगार की तो बात करते नहीं, वो बात करते हैं रोजाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजकल तो एनसीपी उनको अपना दफ्तर भी नहीं दे रही इस्तेमाल करने के लिए। 100 आउट ऑफ 100 जो चार्जेस हैं वो फेक हैं, फर्जी हैं। और मुझे लगता है कि कोर्ट में जो कहा आज वो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। जब आप मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं तो आप कानून बनाने वाली एक कमेटी का हिस्सा होते हैं, और आप आकर टीवी पर इस तरह का ड्रामा करते हैं डेली। अरे भाई कोई आप आम आदमी नहीं है, आप बिल्कुल आम आदमी नहीं। किशोर जी, अरे किशोर जी, मैं उम्र दराज व्यक्तियों को सर्टिफिकेट नहीं देता, रुक जाइए ना प्लीज, आप परेशान कर रहे हैं मुझे। मैं आपको बेहतर हैकल कर सकता हूं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, जहां तक बात है उनका मानसिक संतुलन, नवाब मलिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब किसी का दामाद 200 किलो गांजा के आरोप में पकड़ा गया हो तो जाहिर है दर्द होना जायज है। अगर किसी का बेटा लैंड डील में उस पर ईडी काम कर रही हो तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना जायज है, और ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन कृपया करके इस देश में एक सर्विंग ऑफिसर को और उसकी इमेज को इस तरह से मलाई नहीं करना चाहिए। आई 100% अग्री विद समीर फादर कि उनकी भी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रही हूँ, एक प्राइवेट लाइफ है, एक निजी जिंदगी है। बैकग्राउंड में बैंड बाजा सुनिए किशोर जी, बुरा तो नहीं मान गए आप? शिवम ने आपसे बात कही, आप मैं मानकर सुनिए किशोर जी गिराना चाहते हैं। किशोर जी दिल पर ले गए आप। अच्छा किशोर जी, दादाजी की उम्र के हैं किशोर जी, आप अच्छा लगता है क्या ऐसे कुछ कहते हुए? बताइए। अच्छा किशोर जी, मेरी बस दरख्वास्त आपसे सर ये है कि जब दूसरा बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, उसके बाद आप शो के बाद में आप मुझे जो भी संजय गुप्ता जी और असगर खान जी कितनी पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं सर, वो भी इंतजार कर रहे हैं ना। मैं एक बार असगर खान जी के पास चले जाऊं। असगर खान जी, उन्होंने कहा निजता है, मैं अगर समीर वानखेड़े भी हूं तो मेरी एक प्राइवेट लाइफ है, आप उसे कैसे लोगों के सामने रख सकते हैं? मुझे इसका तर्क दीजिए सर। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके चैनल पे एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बहस हो रही है। बड़ों के साथ छोटों को छोटा बन के बात करना चाहिए, और किसी की भी मानसिकता के बारे में ना हम डॉक्टर हैं ना हम जज हैं, हम नहीं बता सकते कि उसकी मानसिकता जो है दिमागी तवाजुन ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है। ये हमें नहीं कहना चाहिए ऐसे चैनल पे। हाँ। जहाँ तक सवाल और चीज़ों का है, इन्वेस्टिगेशन सब चल रहा है, कोर्ट में सब जुडिस है मामला, कोर्ट फैसला करेगी। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने एफिडेविट दिया नवाब मलिक ने कि मैं अपने लगाए गए जो मैंने एलिगेशन बोले हैं मैं उन पर कायम हूँ। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसका मतलब उनके पास हर बात का जवाब है, इसका मतलब उनके पास हर बात की दलील है, इसका मतलब उसके पास हर बात के लिए डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हम इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद, केस का ट्रायल होने के बाद इन चीज़ों का फैसला लेगा। इतनी आसानी से हम ये कहते हैं आज ही हमने उनको बिल्कुल मुजरिम साबित कर दिया, मुलजिम नहीं मुजरिम साबित कर दिया हमने, तो ये कहना इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं। ये मैं क्लियर कर दूं सर, मुलजिम किसी को साबित नहीं किया, और हम कोर्ट से तो बड़े हो नहीं सकते। जो कोर्ट कहेगा वही बात सबको माननी होगी। कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो टिप्पणी थी असगर खान साहब, मैंने वो लोगों के सामने रखी है। इश्करन जी, इश्करन से एक बार आ जाओ। उससे पहले मैं इश्करन आपके पास आऊंगा, एक बार बता दूं, किशोर तिवारी जी बहुत अनुभवी नेता है, महाभारत में बहुत बार आते हैं और मन से हम उनका सम्मान करते हैं। किशोर जी, मैंने बस ये कहा था कि उन्होंने एक तंज कसा, उससे किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई आपके बारे में कोई इस तरह की कोई टिप्पणी की हो। मैं मान के चलती हूँ क्योंकि आप बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं चीजों को, तो आपने उस टिप्पणी पर कुछ आपने कोई बुरा नहीं माना होगा। जी, मैं एक बार शिवम आ रही हूँ, एक बार इश्करन से पूछ लूं, एक बार। देखिए हाँ जी, एक बार क्योंकि यहाँ पे पर्सनल बात होगी। शिवम जी ने जो बोला, किशोर जी सबके सीनियर हैं, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि सीनियर है तो इंटरप्ट मत किया कीजिए, इतना इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बारी बारी बोलना चाहिए, अच्छा रहेगा। वैसे बहुत स्पोर्टिंग है, वो हमेशा हंसते रहते हैं, पर हंसते साथ हमेशा बोलते भी रहते हैं, तो प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए।
अब जो बात करनी है यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि ये केस डाला गया है समीर वानखेड़े के फादर ने, क्योंकि वो एक निजी सिटीजन है, उनकी एक प्राइवेट लाइफ है जिसका उन्होंने हवाला भी दिया कि आप मेरी प्राइवेट लाइफ को उछाल रहे हैं, परिवार की प्राइवेट लाइफ को उछाल रहे हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात जो ज्यादा गंभीर है कि अगर किसी मंत्री के पास जानकारी है तो मंत्री के पास पूरे प्रावधान है जहां पे वो सीरियस कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है आप प्रेजुडिस कर रहे हैं, वो भी ऐसा मंत्री जिसका अपना दामाद जेल रह के आया है, तो उसके पास जिसको बोलते हैं एक एनिमस है, जिसके पास एक कारण है किसी अफसर को ड्रैग करने का, जो 8 महीने एक हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि आपका दामाद जेल रह के आया है। तो ऐसे केस में आपको अगर अफसर पे कर रहे, एक मिनट लास्ट बात बोलूंगा, अगर ये नॉर्मल केस होता और आप संजय गुप्ता जी को असगर जी में आ रही है, संजय जी बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, संजय जी के पास जा रहे हैं। आप अगर ऐसे किसी अफसर को अटैक करें जिसने आपके परिवार की इन्वेस्टिगेशन करी हो, तो कई बारी कोर्ट इसको इंटरफेरेंस विद इन्वेस्टिगेशन भी मान लेता है, जिसके बहुत बड़े प्रभाव होते हैं, जो आपको बेल मिली होती है वो ठीक है। अब 10 सेकंड शिवम को दूंगी, वो कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद संजय जी आपके सारी। शिवम जल्दी से। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं सुचारिता जी के शो में जो आए हुए जितने भी सम्मानित गेस्ट हैं वो सब बराबर उतने ही सम्माननीय हैं। उम्र किसी की कुछ भी हो सकती है, एक ही मंच शेयर करते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बड़ों का सम्मान हमेशा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आपको भी अपना सम्मान रखने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि जब शुरुआत की 20 मिनट आपको मिले आप बोले। अब हर किसी के बीच में आप कूदेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि मैं आपको दादाजी की तरह प्रणाम करूं, ठीक है, लेट्स एंड इट देयर ना, लेट्स एंड इट देयर ना। की बात मैंने कही थी वो मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पे झूठ बोल रहे थे, मुद्दे पे शिवम तुम झूठ बोल रहे थे इसलिए बोला। किशोर जी शिवम तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं आप जानते हैं तुम क्या वकील हो? क्या एनसीपी के वकील हो? आप ना शिवम मानने वाले ना आप मानने वाले किशोर जी, तो मैंने तय कर लिया। अब मैं एक मिनट में हाजी साहब के पास जाऊंगी, उससे पहले संजय गुप्ता और हाजी अरफात को लीजिए। एक मिनट संजय जी मुझे ये बताइए ना, अभी कोर्ट ने जो कहा है ये सिर्फ मैं इसको सिर्फ टिप्पणी के रूप में लूं या मैं इसे फटकार के रूप में लूं? क्योंकि जब आप एक मंत्री होते हैं, और मैं बार बार कहती हूं, वो ना एनसीपी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो एक निजी व्यक्ति की कैपेसिटी में अगर बोल रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि आप निजी व्यक्ति नहीं है, आप एक मंत्री हैं। संजय जी देखिए सुचारिता जी, एक फिल्म में एक डायलॉग था कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, मगर आजकल हमारे कुछ साथी बुझी को आग कहते हैं और जली को राख कहते हैं, और जो बुझी हुई आग में भी आग लगा दे, आजकल वो कुछ ऐसी बात कहते हैं। तो कोर्ट के जो आदेश हैं उसको आप अधूरा बता रही हैं सर, कुछ समझ नहीं आया। कानून की बात मैं बता देता हूं। नहीं, आपने शेर तो आपने उसको बदल दिया, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ बैठा, ये समझ आएगा अभी। नहीं संजय जी ऐसा है, आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन सुलझा कर बोलिए। हाजी अरफात साहब की तरफ कौन सा इशारा है? इन्होंने आग बताया या राख बताया, जरा बताइए ना उन्हें। इन्होंने कहा कुत्ता पाले बिल्ली पाले लेकिन बहम ना पाले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अधूरी होती हैं, और अधूरी जानकारी के कारण जब आप बोलते हैं तो वो ठीक नहीं लगती। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर हो, कोर्ट ने जो कहा है वही बता रहा हूँ और कानून भी बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए। आपको शायद पहले मैं बोल लेता हूँ, आपका टाइम हो चुका है। आप जो बात कर रहे हैं, नहीं आप जो बात कर रहे हैं, आप पहले बात पूरा करने दीजिए। मैं जिस बात को कर रहा हूँ, जिस बातों में तथ्य है उसी तरीके से बात कर रहा हूँ, एक बात पूरा होने तो फिर आप बोल लेना। बात कर रहा हूँ, मैंने जितनी बातें की। ठीक है, एक मिनट में हाजी साहब एक मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। हाजी साहब एक मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। हाजी साहब वो उसके बाद रख लीजिए, जवाब देने दीजिए अपनी बात का। संजय जी आपने कहा कि अधूरी जानकारी के साथ नहीं आना चाहिए, जवाब दे दूं फिर आप बोल लेना। मैं एक बार आपसे एक सवाल पूछ लूं कि क्या पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ आए थे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? और अगर वो आ रहे थे तो फिर कोर्ट को ये टिप्पणी नहीं करनी पड़ती ना संजय जी? नहीं देखिए, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ना, वो एक दूसरी भी की है और कानून भी है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर हुआ, उसके सरकारी काम से रिलेटेड, उसके किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आदमी कुछ भी आरोप लगा सकता है और वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में होता है। सिर्फ पर्सनल एलिगेशन वो नहीं लग सकते जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन नौकरी से संबंधित
किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई भी आरोप लगा सकता है और वो डिफॉर्मेशन में नहीं आता। ये हिंदुस्तान का लॉ है। सर ये नौकरी से रिलेटेड कहाँ था? ये मैं आपको ये नौकरी से रिलेटेड था। किसी का शादी का सर्टिफिकेट रखना, किसी का जन्म प्रमाण पत्र रखना, आपने उनकी शादी, एक बात बताइए, अमृता फडणवीस की तस्वीरें साझा करना, ये क्या नौकरी से रिलेटेड था? आपने मुझे बताइए ना एक बार। हाजी साहब बोलिए। एक शायरी कही। हाँ, हाजी साहब भी शायरी में जवाब देना चाह रहे हैं। वो एक अलग चीज है। आप भी शायरी में जवाब देंगे क्या? समीर वानखेड़े जी का मामला अलग है। इन्होंने एक शायरी की, बिल्कुल इनकी शायरी का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन ये शायरी जरूर सुनो। सांपों का जहर निकाले फिरता था शहर शहर। तो आपकी समझ में नहीं आएगा। सांपों का निकाले जहर फिरता था शहर शहर। बाद में मुझे नहीं पता था मेरे आंगन के ही पिछवाड़े सांपों का डेरा था। ये सांपों का डेरा नवाब मलिक के पूरी टीम के साथ में था, उनके सीईओ के साथ था। आज उनके सीईओ उन्होंने अपने डिपोजिटरी सीईओ को क्यों 2 दिन पहले हटा दिया? उन्होंने डिपोजिटरी सीईओ को क्यों 2 दिन पहले हटा दिया? क्यों 2 करोड़? मुझे सवाल था कि 2 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में गए? मस्जिद के पैसे 2 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में गए? ये जो इसका जवाब दीजिए महाराष्ट्र की जनता को। बोर्ड जो होता है सरकारी संस्था। एक सेकंड, जो हाजी साहब आरोप लगा रहे हैं, मैं एक बार शिवम आपके पास आ रही हूं। शिवम, ये जो आरोप लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया, एक सेकंड में शामिल किया, ये क्या सोच रहे थे? एक सेकंड सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नवाब मलिक ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सर 2 तारीख से? कुछ गिनती है क्या संजय जी? आपको तो गिन रहे होंगे आप रोज, आज दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, मैंने काउंट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कितनी हो गई अभी तक। इसलिए अब सोचिए सर उसके अब रोज वो आते हैं, उसमें 4 किरदारों पर आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, रोज आते हैं 4 लोगों पर आरोप लगाकर चले जाते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि वो 4 लोग पलटवार भी ना करें, और अगर वो पलटवार करें तो वो सत्यता देखें, कागज लेकर आए। शिवम यही चाह रहे हैं ना ये? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि संजय जी अभिव्यक्ति की आजादी जरूर है, लेकिन ये महाराष्ट्र की जो जनता है, वो जो टैक्स भर रही है वो इसलिए नहीं भर रही है कि उनका रोजगार मंत्री रोजाना बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आर्यन खान के लिए बैटिंग करे। मैं मानता हूं उनका अपना पर्सनल ग्रज होगा, मैं मानता हूं उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप अपनी अथॉरिटेरियन पोजीशन, अपनी लोकतांत्रिक पोजीशन, अपनी पर्सनल निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं। हाँ, मैं आपके पास अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप टैक्स के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपको कुछ भी करना है, मेरा मानना है कि इस देश में कानून है, इस देश में व्यवस्था है। आपको उस व्यक्ति की सोशल इमेज को मलाइन करना था, सीधा बोल देते। ये रोजाना एक नवाब मलिक कोई आम कार्यकर्ता नहीं है सर। सोशल मीडिया में सर, मैं किशोर जी, मैं बस एक चीज कहूंगी, सोशल मीडिया में एक जोक चल रहा है, सोशल मीडिया में कि मंत्री साहब का मंत्रालय बदलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रालय रख देना चाहिए। कम से कम ये रहेगा कि आप जवाबदेही तो बन गई आपकी लोगों के प्रति। आप रोज कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, काम कम से कम रोज कर रहे हैं, दिखेगा। एक मैं जवाब दे देता हूं जी, वैसे भी उनसे बेहतर स्माइल और उनसे बेहतर बोलना मैं जवाब दे देता हूं। करना चाहिए रोज नवाब मलिक के शिवम एक बार बोलिए सर, बोलिए शिवम, मैं जवाब देना चाहता हूं, तूने बहुत कुछ बोला। देखिए, नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना ही तो आघाड़ी सरकार इंडोर्स करती है ना कुछ है, मेरी बात समझो लो। लेकिन नवाब मलिक का जो ये मुद्दा है कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूं, हाजी साहब ने आज जो तथ्य लगाए, वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे, उनको हम सीरियसली लेंगे और उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार, मतलब सर आपके बात में तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनेंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर बाकी लोग कोई कोशिश भी क्यों करे भाई? जब सरकार ही नहीं रख पाएगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप लोग सब शांत हो जाइए, वो चलते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। मेरे पास महाभारत में खैर इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।